हम लोग प्रश्नावली 7.2 में विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए सॉल्व करेंगे, जिसे कल मैंने पढ़ा भी। और ये विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे कहाँ, तो इसका एक पहचान है कि जब अनुपात की बात कहा जाए, प्रश्न में किसका बात कहा जाए, अनुपात की बात, यानी अनुपात में जब बांटने की बात कहा जाए तो उस स्थिति में हमारा अनुपात दिया हुआ रहे या फिर ना दिया हुआ रहे, हम विभाजन सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 1 जो है उसी पर आधारित है। कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित किया जाता है, विभाजित करता है। तो दो बिंदु से पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ हमारे पास दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ ना, तो दो बिंदु का निर्देशांक क्या है हमारा प्रश्न में -1 7, ये बिंदु का निर्देशांक -1 7। फिर दूसरा है 4 -3, 4 -3। ये दो बिंदु से हमेशा हम लोग पढ़े भी हैं, जब दो बिंदु को मिलाते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है, तो ना कह रहा है कि इसी रेखा पर एक बिंदु ऐसा है जिसका निर्देशांक जानकारी नहीं है, लेकिन उस किस अनुपात में बांटती है रेखा को यह अनुपात मालूम है, तो वो 2:3 दिया हुआ। कह रहा है कि इसी रेखा पर कोई बिंदु ऐसा है, ये बिंदु इस तरह से है कि ये इस रेखा को बांटती है 2:3 में, 2:3। मतलब इस रेखा का 2 हिस्सा हमारा बाएं पक्ष है और 3 हिस्सा दाएं पक्ष है। 2:3 का मतलब यही हो गया, अर्थात AP का वैल्यू 2 रेशियो के इक्वल है और PB का वैल्यू 3 भाग के बराबर है, यही हो गया रेशियो। तो ऐसी स्थिति में जब भी रेशियो, हम बार बार कह रहे हैं कि अनुपात दिया हुआ है या फिर अनुपात छिपा हुआ है, तो बांटने की बात कहा जाए तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारे प्रश्न में जो दिया है यह स्पष्ट जानकारी है, दो बिंदु का निर्देशांक है A का -1 7 और B का निर्देशांक 4 -3। ऐसी स्थिति में दो बिंदु में जब जानकारी दे निर्देशांक तो x1 और y1 पहला बिंदु का निर्देशांक का वैल्यू हो जाता है, यानी है यह भुज और कोटि। x का मतलब भुज, y का मतलब कोटि, लेकिन पहला बिंदु इसलिए 1 का सिंबल दे दिए, तो भुज क्या हो गया -1 और कोटि क्या हो गया 7। फिर उसके बाद सेम इसमें भी है भुज कोटि, लेकिन ये दूसरा बिंदु है, इसलिए इसका वैल्यू का देंगे x2 और y2। तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और y2 का वैल्यू -3। माइनस को ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी हो गया। अब हमारा अनुपात भी दिया हुआ एवं एक अनुपात भी है, एवं अनुपात जो दिया हुआ 2:3। ये अनुपात को हम अनुपात जो दिया हुआ है अनुपात 2:3 जो बांट रहे हैं, इसमें m का वैल्यू ले लिए 2, m/n बांटते हैं, और n का वैल्यू 3। कोई भी अनुपातिक राशि रहेगा तो हम स्वेच्छा से फॉर्मूला में से mn लगाए हैं। कहीं कहीं पर सवाल में k/1 भी मान लेती है, कहीं पर अनुपात A/B भी मान लेगा, P/Q भी हो जाएगा, सब पर निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा mn ही हम हमेशा रखेंगे, कोई भी दो अनुपातिक राशि के रूप में इस चर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला में mn लिखाया विभाजन सूत्र में, इसलिए mn लिख लिया, अनुपातिक राशि का वैल्यू m और n। अब विभाजन सूत्र स्पष्ट जानते हैं, विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र में हम लोग पढ़े थे, विभाजन सूत्र को ही सेक्शन फार्मूला कहा जाता है। पढ़े हैं विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। यही तो पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ मान रखना है। अब ये जो विभाजन सूत्र से हम निर्देशांक निकालेंगे, किस बिंदु का निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, P बिंदु का, चूँकि P ही बांट रही है इसलिए बगल में हम P लगा सकते हैं। यहाँ क्या लगाएंगे P, ये हमारी मर्जी पर डिपेंड है, वहाँ का नाम है P रखे हैं तो P लगा दिए, Q रखेंगे बिंदु का तो Q लगा देंगे। तो P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए अब वही करना है, m × x, या उल्टा हो गया यही ना, m x1 + n x2, y में भी m y1 + n y2, फार्मूला में यही है। अब मान रख लेते हैं m x1, m का वैल्यू हमारा है 2 इंटू x1 का वैल्यू -1, फिर प्लस n का वैल्यू है 3 इंटू गुना छिपा रहता है, x2 का वैल्यू है 4 बटे m + n, m का वैल्यू हो गया 2 और +3, फिर कोमा my1
m का वैल्यू हो गया 2, y1 7 प्लस n का वैल्यू 3, y2 -3 बटा 2 प्लस 3। अब ये सॉल्यूशन करना है, तो p इंटू -2 और प्लस 12 बटा 3 चौक 12 और -2 हो गया। फिर ये 7 दूना 14 और -9 प्लस माइनस माइनस हो गया ना, बटा 5 कटा देंगे। 12 में 2 घट गया और 14 में 9 घट गया, 5 बटा 5 कटेगा। ये 2 बार में है, ये 1 बार में, अर्थात p का निर्देशांक हमारा हो गया 2, 1। ये हो गया जवाब। तो प्रश्न संख्या 1 7.2 का पहला प्रश्न है कि a और b दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, जिसे p कोई बिंदु रेखा को 2 अनुपात 3 में विभाजित करती है। तो पहला बिंदु का निर्देशांक -1 7 है, इसलिए इसमें x1 y1 इसका निर्देशांक का वैल्यू निकाल लिए, क्योंकि भुज और कोटि तो कहलाता ही है किसी बिंदु के पद संख्यात्मक मान निर्देशांक का, लेकिन पहला बिंदु होने के कारण x1 और y1। फिर दूसरा बिंदु का निर्देशांक है 4 - 3, ये दूसरा बिंदु है, इसलिए इसको कर लिए x2 और y2। तो x2 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू -3। अनुपातिक राशि जब भी दिया हुआ रहे उसको m n में या a b में p q में हम जिस तरह की राशि में मान सकते हैं, ये कोई त्रुटिपूर्ण नहीं होगा। तो m का अनुपात 2 n का अनुपात 3 मान लीजिए। अब ऐसे सूत्र जब भी अनुपात में बांटने की बात कहे तो उसके लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला अर्थात विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमारा विभाजन सूत्र फार्मूला होता है mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n। अब इसे निकालेंगे तो m का वैल्यू क्या रखेंगे 2 इंटू बगल में यहाँ इंटू का चिन्ह छिपा हुआ गुना का, x2 का वैल्यू क्या रखना है, x2 का वैल्यू 4, फिर प्लस n का वैल्यू है, n का वैल्यू 3 है और x1 का -1 बटे m + n, m + n का मतलब 2 + 3। सेम इसी प्रकार m y2 के बदले में m के बदले में हमारा 2 रहेगा, लेकिन y2 से गुना करेंगे तो y2 का वैल्यू क्या निकाल के रखें -3, या फिर बदल में थोड़ा गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। n के बदले में 3 और y1 है तो y1 का वैल्यू क्या रखें 7 और बटे 2 + 3। बस अब हम लोग सरल करने के लिए सीखे हैं। 2 × 4 हो गया 8 और 3 × -1 तो ये -3 हो जाएगा और बटे 5। फिर यह 2 × -3 तो -6 हो गया और 7 बटे 5। अब देख लेते हैं, 8 में से 3 घट जाएगा 5 बटे 21 में 6 घट गया बटे 5 कट जाएगा, 1 बार में, ये 3 बार में। तो p का निर्देशांक 1 3 आता है। हम कह सकते हैं आता है AB रेखा को 2 अनुपात 3 में विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक 1 3 है, निर्देशांक 1 3 है। ये लास्ट में लिखना है ताकि जवाब स्पष्ट हो जाए। तो प्रश्नावली 7.2 का दूसरा प्रश्न हमारा है कि बिंदु 4 - 1 और -2 - 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो 2 बिंदु से रेखा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, हम 2 बिंदु से एक रेखा खींच लेते हैं। एक बिंदु है ये जिसका निर्देशांक है -4 - 1, दूसरा बिंदु है -2 और -3, -2 और -3, और 2 बिंदु हमेशा एक रेखा का निर्माण करती है। ये रेखा का भी निर्माण कर लिया, दे दिए A और B। तो कह रहा है कि इस रेखा को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक 3 भाग में, सम का मतलब बराबर और त्रिविभाजित का मतलब 3 भाग में। अब इस रेखा को अगर 3 भाग में बांटना है तो कितना बार बिंदु देना पड़ेगा, कितनी जगह काटना पड़ेगा। ऐसे हम लोग जानते हैं कि कोई रेखा को, ये रेखा है, अगर इसको 2 बार 2 टुकड़ा करना है तो बीच में एक बिंदु को एडजस्ट करना पड़ता है, एक बिंदु से 2 टुकड़ा होता है। लेकिन अगर 3 टुकड़ा की बात कहा जाए तब इस स्थिति में कितने बिंदु देने होंगे, 2 बिंदु देंगे तो 3 टुकड़ा हो गया। 4 टुकड़ा की बात कहा जाए तो 3 बिंदु देंगे, 5 टुकड़ा की बात कहा जाए तो 4 को कटाना बिंदु ढूंढना है। तो इस तरह से हमारे प्रश्न में 3 भाग में इसे बांटना है। ये रेखा कितने भाग में, अब वो तीनों समान होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास 2 बिंदु का इस रेखा पर रखना अनिवार्य है, और लगभग अनुमानित मान लेते हैं बराबर के लिए कि एक P बिंदु और एक Q बिंदु, जो कि इस पूरे रेखा को 3 बराबर भाग में बांट देती है। अगर बराबर भाग में बांट देती है तो एक चीज़ यहाँ ये ध्यान में रखना है
हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक सीखे हैं। जब इन सबों के बीच की दूरी जब सम विभाजित कर रही है तो ए पी की लंबाई, पी क्यू की लंबाई, क्यू बी की लंबाई तीनों बराबर होगा। जब सम त्रिविभाजित कर रही है तो तीनों की लंबाई आपस में बराबर है। तो बराबर है तो एक बात यहाँ बताओ, इस हिस्से में पी पर बाएं हिस्से में कितना भाग पड़ रहा है? 1 भाग, और दाएं हिस्से में 2 भाग। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 1:2। प्रश्न में दिया हुआ नहीं है इसका रेशियो। अगर हम आकलन करते हैं खुद से तो पता चलता है कि पी बिंदु के बाईं ओर 1 टुकड़ा, पी बिंदु के दाईं ओर 2 टुकड़ा, और इस टुकड़े का ही तो खंड का ही विभाजन अनुपात कहलाता है ना, 1:2। उसी प्रकार अगर क्यू बिंदु पूछा जाए तो किस रेशियो में बांट रहा है? 2:1 में, क्योंकि इसका 2 भाग बाईं ओर है, 1 भाग दाईं ओर है। इसका रेशियो हो गया 2:1। बस इन दोनों में हम पहले पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं, दिया है हमारे प्रश्न में जानकारी जो हमारे प्रश्न में पहले से है। ए बिंदु का निर्देशांक 4 - 1, अब बी बिंदु का निर्देशांक -2 -3। यही बिंदु हमारा x1 y1 का वैल्यू देता है। x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू -1। फिर उसी प्रकार x2 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू -3। अब पी बिंदु के लिए अनुपात कितना है? अनुपात 1:2, अर्थात m का मान हो गया 1:2 ही तो m का मान देता है और n का मान देता है। m का मान हो गया 1, n का मान हो गया 2। कोई दिक्कत? अब हमारे पास विभाजन सूत्र ही तो है। जब भी रेशियो में बांटने की बात कहा जाए तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। विभाजन सूत्र से अब विभाजन सूत्र से हम लोग विभाजन सूत्र में पढ़ चुके हैं। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। ब्रैकेट में बंद करते हैं जब भी निर्देशांक लिखते हैं। तो अब ये किस बिंदु के लिए हम निकाल रहे हैं रेशियो? पी बिंदु के लिए। तो पी बिंदु के लिए हमारा वैल्यू रखा हुआ है, m का वैल्यू 1 है, गुना 1 को किससे गुना करेंगे? 1 गुना x2 का वैल्यू देख लेते हैं, -2 है, माइनस नहीं छूटना चाहिए, 1 गुना -2। फिर प्लस n का वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ है, x1 से गुना करेंगे तो x1 का वैल्यू है 4, तो 2 गुना 4। फिर बटे m + n मतलब 1 + 2। कोई दिक्कत? my2, m का वैल्यू है 1 और y2 का वैल्यू है -3, 1 गुना -3। फिर प्लस ny1, n का वैल्यू है 2 और y1 का -1, यानी 2 गुना -1 बटे m + n, m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, 1 + 2। बस मान सही रख दे, बाकी तो हल होना ही है। बहुत हल्का होता है ये सवाल। 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2, अब प्लस 4 दूना 8 बटे 3। फिर 1 को -3 से गुना करेंगे तो -3, अब प्लस 2 गुना 1 -2 बटे 2 1 3। अब इसका सोल्यूशन क्या हो गया? 2 में 8 में 2 घट गया 6/3, 6 बटे फिर कोमा -5 बटे 3। ये तो कट रहा है कितना बार में? 2 बार में ना। अतः पी का निर्देशांक हमारा निकल गया, पी का निर्देशांक 2 बार में कट गया। ये 2, -5 बटा 3। पी का निर्देशांक हो गया 2, -5 बटा 3। कोई दिक्कत? जब पी का निर्देशांक निकाल लिए तो अब हमें किसका निर्देशांक निकालना है? पुनः क्यू का। हमारे पास क्यू का निर्देशांक निकालने के लिए 2 ऑप्शन है। एक हम अनुपात पर भी निकाल सकते थे उसी पर, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जब सबकी दूरी बराबर है तो हम जो जान रहे हैं कि पी का निर्देशांक हो गया 2 -5 बटे 3, यहाँ दर्शा दिए। हम यह भी कह सकते हैं कि Q जो है P और B का मध्य बिंदु है या नहीं है? क्योंकि जब सबकी दूरी बराबर है तो P और B का मध्य बिंदु Q है। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे ना तो थोड़ा सा आसान होगा, मान रखने में इतना ढूंढने की नौबत नहीं आएगी। ऐसे हमारा विभाजन सूत्र पे भी हम फिर निकालेंगे 2:1 किसी पर रख के निकाल सकते हैं। इतना ही प्रोसेस को दोहराना पड़ेगा। जरा सा भी माइनस प्लस में त्रुटिपूर्ण हुआ छोड़ दिए तो जवाब उल्टा हो जाएगा। हम इसीलिए मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ कर लेते हैं। हम पुनः आगे लिखेंगे, चूँकि Q जो है P एवं B का मध्य बिंदु है, चूँकि Q बिंदु P एवं B का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना।
इसीलिए Q बिंदु का निर्देशांक, Q बिंदु का निर्देशांक बराबर, तो ऐसी स्थिति में हम लोग पढ़े हैं क्या कि जो P का निर्देशांक है और जो B का निर्देशांक है जिसके बीच में स्थित है उसका भुज और भुज को जोड़ के आधा कर लेंगे, कोटि और कोटि को जोड़ के आधा कर लेंगे। मध्य बिंदु का कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात याद रखो कि भुज को भुज के साथ जोड़ के आधा कर लेंगे और कोटि को कोटि के साथ जोड़कर आधा कर लेंगे। मध्य का मतलब ही होता आधा, आधा कर देंगे। तो फार्मूला याद रहे या नहीं रहे कोई आवश्यकता नहीं है मध्य बिंदु के लिए, लेकिन विभाजन सूत्र के लिए फार्मूला का होना अनिवार्य है। मध्य बिंदु के लिए यही शर्त याद रखना है कि जिसका मध्य बिंदु है, जैसे P और B का मध्य बिंदु है, हम इसमें A को कभी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यह A और B का मध्य बिंदु क्यों नहीं ना है, मध्य बिंदु तो P और B का है, इसलिए P और B बिंदु का भुज आपस में जोड़ के आधा करेंगे, कोटि को अलग जोड़ के आधा करेंगे। तो भुज क्या हो गया इसमें 2, इसका भुज -2 जोड़ -2 बटा, फिर कोटि हो गया -5 बटा 3 जोड़ -3 बटा 2। अब इसका निर्देशांक ये क्या हो गया, 2 में -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बटा 2। अब ये -5 बटा 3 में -3 जोड़ के आधा करना है तो हम भिन्न को रफ में जोड़ लेते हैं। जैसे हमारा -5 बटा 3 जोड़ क्या है -3 और बटा कुछ नहीं तो 1, भिन्न का जोड़ हम लोग जानते हैं, 3 1 कैल्शियम 3, ये हो गया -5, फिर 1 को 3 बार में पढ़ेंगे तो -9 -9 तो -9 -5 क्या हो गया -14 बटा 3, -14 बटा 3, तो ऊपर का वैल्यू हो गया -14 बटा 3 और फिर सभी का बटा तो दूर रहेगा ही। अब -14 बटा 3 को 2 से भाग भी करना है, क्या करना है भाग करना है, तो भाग करेंगे तो -14 बटा 3, भाग जब गुना में बदलता है तो 2 बटा 1 क्या चीज़ में हो जाएगा 1 बटा 2 में, 2 से कट गया कितना बार में, तो क्या बचा -7 बटा 3, तो ये 0 बटा 2 तो 0 रह ही गया और साथ ही साथ ये कट के क्या बचा -7 बटा 3। तो ये निर्देशांक हमारा आ गया Q का, आता है P का निर्देशांक 2, -5 बटा 3 एवं Q 0 -7 बटा 3। ये ही दो बिंदु इस समस्त रेखा को 3 समान अनुपात में या समत्रिभाजित कर रही है। 7.2 का तीसरा प्रश्न, बगल में चित्र भी बनाया गया है और लिखा गया है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है। इसमें ABCD में चुने परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो कहता दोनों झंडा के बीच की दूरी क्या है। फिर आगे कह रहा है क्या यदि रश्मि कोई एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। तो देखो इसमें आयताकार जो मैदान दिया गया है AD इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उदग्र स्तंभ है, y अक्ष को सूचित कर रहा है। AD किसको कर रहा है y अक्ष को। उसके बाद इधर हमारा AB x अक्ष को सूचित कर रहा है जो नीचे में है। इसी में सबसे पहले दौड़ते हुए कौन लड़की आगे बढ़ रही है, तो कह रहा है कि पहले आगे जो बढ़ रही है निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। AD के 1/4 भाग पर दौड़ते हुए हरा झंडा गाड़ देती है ना। तो हम हरे झंडा का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले लिखेंगे हरे झंडे का निर्देशांक, हरे झंडा का निर्देशांक, हरे झंडा का निर्देशांक। तो हरा झंडा का निर्देशांक जो होगा XY में होगा ना, तो AD हमारा क्या करता है y अक्ष को सूचित कर रहा है, x को AB कर रहा है। तो AB में वह किस पंक्ति में दौड़ रही है, दूसरे पंक्ति में कह रहा है ना 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, दूसरी पंक्ति के 1/4 भाग के बराबर दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। तो ये दूसरा पंक्ति हो गया x का वैल्यू, जो पंक्ति है पहला दूसरा तीसरा नीचे में टोटल 10 पंक्ति बनी हुई है। तो ये 10 पंक्ति किसका वैल्यू दे रहा है x का। तो दूसरी पंक्ति में दौड़ रहा है तो दूसरा पंक्ति x हो गया और AD y का वैल्यू है। तो AD का 1/4 भाग पर वह झंडा गाड़ रही है, AD का 1/4। अब यहाँ देखो ग्रीन होने के कारण हम G लिख दिए, 2 हो गया। AD पर कुल 100 गमले लगे हुए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, तो पूरा AD का वैल्यू कितना लिख लेंगे 100 का 1/4। अब देख लेते हैं G इसलिए दी है कि G मतलब होता है ग्रीन। 2 100 का 4 कटा देंगे तो कितना हो गया 25। इसका मतलब ग्रीन झंडे की निर्देशांक 2 और
25 हो गया। ये 2 का मतलब हो गया दूसरे पंक्ति पर दौड़ रही है। 25 का मतलब हो गया कि जिस पंक्ति में 100 गमले रखे हुए हैं उसका 1/4 भाग मतलब 25वां गमला के पास वह जाकर झंडा रख देती है। फिर प्रीति नाम की दूसरी लड़की यही काम करती है, कहता वह 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है और 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है तो इसका मतलब 8x का वैल्यू है और AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़कर वहाँ लाल झंडा गाड़ देती है। तो लाल झंडे का निर्देशांक निकालेंगे। लाल झंडे का निर्देशांक बराबर, लाल झंडे का निर्देशांक बराबर हम लिखेंगे यहाँ 8वें पंक्ति में दौड़ रही है इसलिए 8 लिख लिए, x अक्ष है भुज का वैल्यू, और वह AD का 1/5 भाग पर झंडा गाड़ती है। तो AD का वैल्यू हमारे पास 100 दिया हुआ है, 100 का क्या निकालेंगे 1/5 कटा देते हैं। 5 से कितना बार में कट गया 20 बार में। ये R देने का मकसद ये है कि R से रेड होता है, रेड के लिए हम लाल R का प्रयोग किया। तो लाल झंडे का निर्देशांक क्या हो गया 8 20। तो प्रश्न पूछ रहा है कि हरे और लाल झंडे के बीच की दूरी क्या है। हरा झंडा 2:25 पर स्थित है और लाल झंडा 8:20 पर रखा हुआ बिंदु पर, इसीलिए GR के बीच की दूरी, GR के बीच की दूरी, GR मतलब हरे और लाल रंग झंडे के बीच की दूरी। हम अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र तो जानते हैं, फार्मूला दूरी लगाने की जरूरत नहीं है। 2 घटा 8 का होल स्क्वायर यही तो है, दूरी सूत्र में यही करते हैं। फिर प्लस घटा 20 का होल स्क्वायर, यानी भुज को भुज में कोटि को कोटि में घटाते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। दूरी सूत्र लिखेंगे। 2 में 8 घट गया -6, 25 में 20 घट गया 5, और दोनों को कर लेते हैं, होल रूट देते हैं। 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 जोड़ दो 36 5 41 रूट अंडर x। ये इकाई हो गया दोनों झंडे के बीच की दूरी। एक आंसर तो ये हो गया, दोनों झंडे की दूरी हुआ ये। फिर पुनः आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो आगे प्रश्न में कह रहा है, मान के चलो यहाँ हम दे देते हैं कि सूचित कर लेते हैं, ये ग्रीन है ये लाल है, ये झंडा है हमारे पास। मान लिए कि हरा झंडा 2 और 25 पर है, 2 और 25 पर, और हरा झंडा हो गया 8 और 20 पर। तो कह रहा है कि एक लड़की फिर तीसरी बार क्या करती है, वह दौड़कर इसके बीच में गाड़ना चाहती है एक झंडा, नीले रंग की झंडा, ब्लू कलर का झंडा बीच में जाके एकदम बीचों बीच पॉइंट पर जाके गाड़ना चाहती है। तो कह रहा है प्रश्न किया वह लड़की कौन सी पंक्ति में दौड़कर कितनी दूरी पर जाकर झंडा गाड़ेगी। तभी हम तुरंत बताएं कि बीच में अगर गाड़ने की काम करेगी तो मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या लिखेंगे, GR के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अभी हम तुरंत पढ़े हैं फॉर्मूला मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का आसान तरीका। निर्देशांक जहाँ ब्लू झंडा गाड़ती है तो क्या करेंगे, 2 को 8 से जोड़ देंगे, यानी भुज को भुज में जोड़ेंगे, और कोटि को कोटि में, यानी 25 को 20 के साथ जोड़ेंगे। अब बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, और जहाँ पर ब्लू झंडा गाड़ रही है इसलिए B दे दिए यहाँ ब्लू। तो क्या हो गया, ये कट के 10 का आधा 5, और ये 45 का आधा 10/2 करेंगे तो कट के हो जाएगा ये 5, अब 22.5। इसका मतलब हो गया, अतः वह लड़की जो मध्य में झंडा गाड़ती है उसका नाम दिया हुआ प्रश्न में, उस लड़की का क्या नाम, रश्मि। अतः रश्मि कौन पंक्ति में जाएगी, देखो तो 5वें पंक्ति में कितने मीटर ऊपर जाएगी, 22.5। तो लिख देंगे अतः रश्मि 5वें पंक्ति के 22.5 मीटर दूरी पर नीले झंडा गाड़ देती है। कोई दिक्कत, ये दोनों जवाब होगा, एक दोनों झंडे के बीच की दूरी और बीच वाले झंडे की स्थिति, दोनों जवाब दिए हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है कि यदि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 -5 और -4 5 को मिलाने वाली रेखा x अक्ष से विभाजित होता है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, ध्यान से देखो, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 1 -5 और -4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करती है। हम पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ये रेखाखंड AB है और दोनों का निर्देशांक हमें प्राप्त भी है, 1 -5 1 -5 1 -5। फिर बिंदु B है, इसका निर्देशांक हमें प्राप्त है -4 5 -4 5।
इसमें कह रहा है दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड x से विभाजित होती है और इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कोई बिंदु है इसमें P, ये P बिंदु जो है x अक्ष पर है। कहाँ पर है? x अक्ष पर है। प्रश्न स्पष्ट कर रहा है कि ये P बिंदु जो बांट रहा है, ये P बिंदु कहाँ पर बांट रहा है इसको? x अक्ष पर। तो किस अनुपात में बांट रहा है, यह अनुपात भी बताइए, और साथ ही साथ इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा यह भी जानकारी देना है। हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई बिंदु x अक्ष पर होती है स्थित, तो उसका निर्देशांक x 0 होता है। ये पढ़े हैं ना। और प्रश्न में स्पष्ट दिया हुआ है कि P बिंदु जहाँ से विभाजित हो रही है x अक्ष पर ही है, इसलिए इसका निर्देशांक जानकारी नहीं है, तो हमने रख दिया x और 0। x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x 0 होता है और y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0 और y होता है। अब आगे सॉल्व करेंगे। इसमें जो दिया हुआ है हमारे प्रश्न में, ये रेखा खंड की जानकारी दी गई है। बिंदु A का निर्देशांक है 1 - 5 और B का निर्देशांक है -4 5। इस दृष्टि से x1 का वैल्यू 1, y1 का -5, x2 का हो गया -4, y2 का वैल्यू 5। अब ये किस अनुपात में बांटती है, तो हम मान लेते हैं इसका रेशियो m/n होगा, k अनुपात 1 होगा, a अनुपात b होगा, कुछ तो रेशियो होगा ना। तो हम मान लेते हैं, माना कि रेखाखंड AB को P बिंदु जो x पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है m/n में विभाजित करती है। रेखा को m/n में विभाजित करती है, m/n में विभाजित करती है। इसलिए विभाजन सूत्र हम लोग जान रहे हैं, mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। विभाजन सूत्र से अब यहाँ ध्यान देंगे, हमने इससे पहले जो सवाल सॉल्व किया उसमें x यानी P बिंदु का निर्देशांक पता था, जानकारी था। लेकिन जानकारी था जब हम विभाजन सूत्र पर प्रयोग किए थे तो उस बिंदु में से कोई एक ही वैल्यू तो लिए थे, या तो x का या तो। अब यहाँ भी हमको कोई एक ही वैल्यू लेना है। अब वैल्यू जो x का लेना है वह राशि हमको पता ही नहीं है, और y का वैल्यू पता है कितना, 0। तो जिसका पता है उसी पर रख के समीकरण निकाल लेते हैं, ऑटोमेटिक। जो जानकारी नहीं है उसका पता चल जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम x पर ना लेकर इस बार भी y का मान ही लेंगे विभाजन सूत्र में, क्योंकि x अमान्य है, इसकी जानकारी हमारे पास अभी अज्ञात है, जानकारी नहीं है, और y का वैल्यू जानकारी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि y बराबर, इसमें x जानकर भी नहीं लिए क्योंकि x की राशि हमें ज्ञात नहीं है, तो y इक्वल फिर वही लिखेंगे क्या, my2 + ny1 बटे m + n। अब देख लेते हैं y का निर्देशांक जब स्थित x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ हमको पता है y का वैल्यू 0 है ना, 0। तो y का वैल्यू 0 रखे। अब my2 m का वैल्यू m ही रह गया, y2 के बदले में कौन सा मान रखेंगे, 5 प्लस ny1, n जानकारी नहीं है लेकिन y1 की जानकारी तो है, -5, फिर बटे m + n। कोई दिक्कत? अब इसको क्या कर लेते हैं, बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे, इसको 0 से गुना करेंगे, तो 0 वाला तो 0 ही देगा, तो हमें 1 से गुना कर लेते हैं पहले। तो 1 से गुना करने के बाद 5 × m क्या हो जाएगा, 5m, फिर -5 × n, -5n बराबर, ये दोनों का गुणनफल क्या हो गया, 0। उसके बाद हमने क्या कहा था, m वाले एक पक्ष, n वाले दूसरे पक्ष में, तो 5m, ये n उधर चला जाएगा तो प्लस में 5n, तो m/n कर देंगे, अर्थात m/n, यानी ये m तो है पहले से ऊपर रह गया, उधर से n आया है। जब भी हम m/n निकाले हैं तो m ऊपर n नीचे, तो m ऊपर हो गया n नीचे, तो ये 5 हमारा इस बार ऊपरे रह जाएगा क्योंकि उस पक्ष में 5 पहले है, और ये वाला जो गुना वाला आएगा वो नीचे में आएगा, तो कट के क्या हो गया, 1, m/n बराबर 1/1। तो हम स्पष्ट यह देख रहे हैं, पता इससे यह ज्ञात होता है कि जब राशि अनुपातिक राशि 1 है, इधर का हिस्सा भी 1, उधर का हिस्सा भी 1, इसका मतलब P बीच में स्थित है। सीधी सी बात है,
कि 1:1 में बांटना, अर्थात 2:2 में बांटना, 3:3 में बांटना, अनुपातिक राशि में दोनों मान वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब वह बराबर भाग में बांटती है। और जब बराबर भाग में बांटती है तो वह मध्य बिंदु है। तो हम इसको लिख सकते हैं, आता है P बिंदु AB का मध्य बिंदु है। P बिंदु AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है। और जब AB का मध्य बिंदु है तो हमको अब P का निर्देशांक भी प्रश्न पूछ रहा है। P का भी निर्देशांक पूछ रहा है, कह रहा है कि P किस अनुपात में बांटती है, अनुपात भी बताइए, और साथ ही साथ उसका निर्देशांक क्या है। तो जब मध्य बिंदु में स्थित है P, तो मध्य बिंदु के लिए हम अनुपातिक राशि रखें या ना रखें, उसका शॉर्ट फॉर्म जानते हैं। इसीलिए P का निर्देशांक क्या कैसे निकालेंगे, पता चल गया P मध्य में है तो P का निर्देशांक कल भी हमने पढ़ाया था। मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए हमें x भुज को भुज के साथ, कोटि के साथ, कोटि को कोटि के साथ जोड़ देते हैं और आधा कर लेते हैं। तो क्या है, एक के साथ किसको जोड़ेंगे, -4 को। 1 जोड़ -4, 1 जोड़ माइनस बटा फिर कोमा -5 जोड़ 5, -5 प्लस 5 बटा 2, ये ना होगा। तो 4 में 1 में 4 घटेगा तो क्या हो गया, -3 बटा 2, और ये 0 बटा 2, 0 बटा 2, अर्थात P का निर्देशांक -3 बटा 2 और 0, -3 बटा 2 0। दशमलव में निकालेंगे, दशमलव में भी जवाब हो सकता है या फिर ये बटे में भी निर्देशांक है। तो एक जवाब हमारा यहाँ है, दूसरा जवाब अनुपातिक वाला ये है। कोई दिक्कत किसी को। अगला प्रश्न संख्या हमारा 7-6 होगा। यदि बिंदु 1, 2, 4 y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है मॉडल सेट में दिया गया है, परीक्षा में भी पूछा गया 2 अंक स्तरीय में। समांतर चतुर्भुज की बात कहा जाए तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और समानांतर होती है। समांतर चतुर्भुज की ये शीर्ष है और क्रम में दिया हुआ है। तो क्रम में का मतलब ये हो गया कि ABCD निरंतर, जिस क्रम में भी लिखेंगे उसी क्रम में निर्देशांक भी दर्शाएंगे। निर्देशांक हमारा हो गया A का 1, 2, B का हो गया निर्देशांक 4y, C का निर्देशांक x 6 और D का निर्देशांक 3, 5। फिर से मिला लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसका क्रम में निर्देशांक है, यानी जिस क्रम में हमने संख्या रखा ये मान ABCD, उसी क्रम में हमारा निर्देशांक भी स्थापित होना चाहिए। तो हाँ, हमारी इच्छा अगर ABCD इधर से लिखते तो हम अपने मान को भी इस ओर से लिख सकते थे, यानी जिस ओर से ABCD का क्रम रहेगा उसी ओर से हमारा निर्देशांक रहेगा। कोई दिक्कत, उसी तरह रखना है। तो A का मान हमारा पहला निर्देशांक 1, 2 है, 1, 2 रख लिए। B का निर्देशांक 4y है, C का निर्देशांक x 6 है और D का निर्देशांक 3, 5 है। तो कह रहा है कि इस समांतर चतुर्भुज के ये शीर्ष का निर्देशांक है, इसमें अब x और y जो अज्ञात है, x y, इसका वैल्यू क्या होगा, जबकि हमें पता है कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विषय में, इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजक होते हैं। इसके विकर्ण लंब समद्विभाजक का मतलब ये जो O बिंदु है, O बिंदु AC का भी मध्य बिंदु है, क्योंकि AC विकर्ण को भी बराबर भाग में बांटती है, और ये BD को भी बराबर भाग में बांटती है। BD का भी मध्य बिंदु O है, AC का भी मध्य बिंदु O है। ये बात समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के लिए हम लोग पहले से पढ़े भी हैं। तो इसी क्रम पर, इसी तथ्य पर यह सवाल सॉल्व हो जाएगा बहुत कम समय में। हमें पता है, इसमें जानकारी है, दिया है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष A का निर्देशांक 1, 2, B का हो गया 4y, C का निर्देशांक x 6, D का निर्देशांक 3, 5। ये हमें पता है। चूँकि हम जानते हैं कि AC और BD विकर्ण है और विकर्ण हमेशा समांतर चतुर्भुज को एक दूसरे को समद्विभाजक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह बात याद रखना है, समद्विभाजित करते हैं। इसीलिए
अगर हम AC विकर्ण की बात करें तो AC में विकर्ण AC में AO बराबर OC, संधि भाजित का मतलब ये ना हो गया, AC दो भाग में टूट जाता है, खंडित हो जाता है बिंदु से, तो AC जो है AO और OC में टूटता है, दोनों टुकड़ा हमेशा आपस में बराबर होता है। तो जब बराबर खंड हो तो इसका मतलब वो मध्य बिंदु है, इसीलिए O बिंदु AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। अब इतना डिटेल्स इसलिए दे रहे हैं कि आगे समझ में आए, क्योंकि अभी तो केवल हम यह भी लिख सकते थे कि वो बिंदु AC का मध्य बिंदु है, रीजन में हम दर्शा दिए कि एक दूसरे का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ही होता है दो भाग में बांटना, फिर भी हमने डिटेल्स कर दिया कि दो खंड में ये दोनों खंड बराबर है, इसलिए वो मध्य में है। और मध्य में स्थित होता है तो वो बिंदु का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? वो बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का हमारे पास फार्मूला है कि जिन दो बिंदुओं के बीच स्थिति है उसका भुज भुज जोड़ के आधा करेंगे, कोटि और कोटि जोड़ के आधा करेंगे। तो ये AC का मध्य बिंदु है, तो A और C को जोड़ के भुज भुज और कोटि कोटि को आधा करेंगे। हम चित्र में देखें या यहाँ देखें, हमारी इच्छा है। हम A और C बिंदु देख रहे हैं ना, इसका भुज 1 है और वहाँ x है, अब बटा 2। O का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 1 जोड़ x बटा 2। फिर कोटि की बात करेंगे, 2 + 6 बटा 2, 2 + 6 बटा, कोई दिक्कत? इसका मतलब हो गया कि वो का निर्देशांक 1 + x बटा 2, ये 6 2 8 बटा 2, कट के क्या हो जाएगा? 4। हम कह सकते हैं O × 1 + x बटा 2 कोमा 4। इसी प्रकार इसी प्रकार अगर हम बात करें BD विकर्ण के विषय में, ये केवल AC का ही मध्य बिंदु वो नहीं है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब BD का भी मध्य बिंदु वो है ना। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं O बिंदु BD का भी मध्य बिंदु है, BD का भी मध्य बिंदु है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो अब O बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? अब O बिंदु का निर्देशांक अगर इस दृष्टि से निकालेंगे तो O बिंदु का निर्देशांक, O बिंदु का निर्देशांक बराबर BD के बीच में भी है। इसका मतलब B और D का भुज भुज को जोड़ के आधा, कोटि कोटि को जोड़ के सेम प्रोसेस करेंगे। तो भुज और भुज बताओ, ये 4 + 3 बटा 2, कोटि के साथ जोड़ेंगे तो y + 5 बटा 2, ये ना होगा? तो 4 + 3 क्या हो गया? 7 बटा 2, और ये y + 5 बटा 2, कोई दिक्कत? अब हम यह देख रहे हैं वो बिंदु का निर्देशांक यहाँ 1 + x बटा 2 और 4, यहाँ 7 बटा 2 कोमा y + 5 बटा 2। तो एक ही बिंदु के निर्देशांक अलग अलग हो सकता है क्या? जब बिंदु की स्थिति एक ही है तो उसका निर्देशांक अलग अलग नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे चूँकि एक ही बिंदु के स्थान भिन्न भिन्न नहीं हो सकते हैं, भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है, अर्थात एक ही होगा। इसका मतलब O का निर्देशांक दोनों आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब हो गया कि O बिंदु का निर्देशांक जो है हमारा 1 + x बटा 2 कोमा 4, ये बराबर हो जाएगा O × 7 बटा 2 कोमा y + 5 बटा 2। कोई दूरा है इसमें? क्योंकि जब बिंदु एक है तो दोनों का वैल्यू 1 होगा। अब 1 होगा तो इसका मतलब 1 + x, ये इसके इक्वल भुज भुज के बराबर, कोटि कोटि के बराबर। तो इसलिए हम लिखेंगे चूँकि 1 + x बटा 2 बराबर कितना? 7 बटा 2, 2 से 2 कट गया ना। 1 + x बराबर कितना? इसलिए x बराबर 1 उधर जाएगा तो 7 - 1 बराबर 1, आंसर हो गया। पुनः उसी प्रकार इधर भी कर लो, आगे ले जाओ। तो 4 किसके बराबर होगा? y + 5/2। पुनः 4 इक्वल होगा y + 5/2। तो समीकरण में गुना करेंगे कैसे? तो y + 5 को 1 से गुना कर दिए तो y + 5 बराबर 4 दूना 8, इसलिए y बराबर 8 में 5 घटेगा तो बराबर 3। अतः x का मान 6 एवं y का मान 3, यही हमारा आंसर। कहीं दिक्कत इसमें? किसी को दिक्कत? प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 तथा B का निर्देशांक 1 4 है। तो देखो कहा जा रहा है कि वृत्त का व्यास है AB,
हम दे दिए ये ए है, ये वृत्त का व्यास है। अब व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है ना, तो केंद्र का निर्देशांक हम ओ दे देते हैं बिंदु। अब ओ का केंद्र का निर्देशांक जानकारी है हमारे प्रश्न में, कहता है केंद्र का निर्देशांक 2 - 3 है, 2 माइनस। अब बी बिंदु का निर्देशांक 1 4 है, 1 4 है। तो ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम लोग वृत्त के संबंध में जानते तो हैं कि व्यास का मध्य बिंदु जो होता है वृत्त का केंद्र होता है, पता है ना। यहाँ ए बी का मध्य बिंदु ओ है। ए का निर्देशांक जानकारी नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ये ए बी रेखाखंड है, तो इसका निर्देशांक x1 y1। अब क्योंकि एक्स वाई क्यों नहीं माने, इसलिए कि जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक एक्स वाई होता है। तो हम मान लेते हैं ए बिंदु का निर्देशांक हमें जानकारी नहीं था, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक बराबर x1 y1। अब व्यास ए बी में हमें ए का निर्देशांक x1 y1 पता है, ठीक है। अब बी का निर्देशांक पता है 1 4। हम कह सकते हैं x का वैल्यू ये x1 y1 तो हो ही गया x का वैल्यू, लेकिन ये x2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 और y2 का वैल्यू 4। x1 तो x1 ही रहेगा और y1 इक्वल क्या हो गया, क्योंकि यह निर्देशांक हमको जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरे बिंदु का अंतिम जो छोर है वह x2 y2 होता है। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक ये है 2 3। चूँकि ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ओ ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए हम कह सकते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारे प्रश्न में दिया हुआ है 2 - 3, लेकिन प्रश्न से हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + y1/2, x2 + y2/2। ये प्रश्न फॉर्मूले में पढ़े हैं ना। अब निर्देशांक निकालेंगे, x1 का वैल्यू x1 y1 सेम है, x1 + y1/2, और x2 y2 का वैल्यू x1 y1/2 और x2 y2/2। तो x2 का वैल्यू कितना है, 1 + 4/2। ये दोनों वैल्यू अलग अलग हो सकता है क्या, एक ही तो वैल्यू दिया हुआ ना। x1 निर्देशांक यहाँ x1 + x2/2 होता है, y1 + y2/2 होता है, ठीक है। तो x1 + x2 का मान यहाँ रखना था, विपरीत फार्मूला साथ में बोल दिया तुम लोग। x1 तो जानकारी नहीं है, लेकिन x2 तो जानकारी है। x2 की जानकारी कितनी है, 1/2। y1 जानकारी में नहीं है, लेकिन y2 की जानकारी तो है 4/2। अभी तुरंत हमने कहा था कि ये ओ बिंदु का निर्देशांक 2 - 3 भी है, और प्रश्न से ओ का निर्देशांक ये भी निकला हमारा। एक ही बिंदु का निर्देशांक अलग अलग नहीं होगा, जानकारी है। अब हम लोग यह कह सकते हैं कि ओ बिंदु का निर्देशांक 2 - 3 भी है, ठीक है। और यहीं पर ओ बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या निकल गया, x1 + 1/2, y1 + 4/2। स्पष्ट है कि ये वाला भुज का वैल्यू भुज के बराबर और कोटि का वैल्यू कोटि के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, x1 + 1/2 बराबर क्या लिख देंगे, ये इस 2 के बराबर होगा, 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या हो जाएगा, x1 + 1 बराबर 4, इसलिए x1 बराबर 4 - 1 3। अब पुनः दूसरा वैल्यू भुज के बाद कोटि के बराबर होगा, तो कोटि का वैल्यू यहाँ क्या है, -3, किसके बराबर होगा, y1 + 4/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y1 + 4 बराबर 4 3 दूना -6, इसलिए y1 बराबर -6 उधर गया, 4 भी उधर गया, तो कितना हो गया, -10। तो x1
हमारा वैल्यू कितना आया 3y1 -10। इसीलिए ए का निर्देशांक तो हमारा x1 y1 ही था ना, x1 y1। ए का निर्देशांक हमने x1 y1 माना है, तो इसका मतलब हो गया कि 3 - 10, ये हो गया निर्देशांक। कोई दिक्कत? तो 8वां प्रश्न संख्या है, यदि a और b क्रमशः -2 2 और 2 - 4 है, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो हमारे पास A और B बिंदु दिया हुआ है, तो दो बिंदु से एक रेखा का निर्माण होता है। A बिंदु है और B बिंदु है, इनके निर्देशांक भी प्राप्त हैं। तो A का निर्देशांक है -2 और -2 और B का निर्देशांक है 2 - 4। करा इस पर P बिंदु इस प्रकार स्थित है, ये P बिंदु का निर्देशांक नहीं दिया हुआ, लेकिन P करा इस प्रकार स्थित है कि AP बराबर 3/7 AB, यानी जो AP का वैल्यू दिया हुआ है, AP पूरा AB का 3/7 भाग है, ऐसा हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। तो P बिंदु AB पर स्थित है, तो P बिंदु का क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। ये जो भिन्न दिया हुआ है, इस भिन्न को ही तो हम अनुपात बोलते हैं। अनुपात क्लियर नहीं किया हुआ है, इसे हम लोग अपने से क्लियर कर लेते हैं। जानकारी जैसा है कि दिया है हमारे प्रश्न में A का निर्देशांक -2 2 - 4, तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा तो 1y1 x -2 y -2 फिर x2 माइनस वाला ब्रैकेट में रखना है। अब mn कैसे प्राप्त करेंगे? तो mn अगर अनुपात ज्ञात करना था तो हमको AP और PB का अनुपात चाहिए। अनुपात तो हमको किसका चाहिए? AP अनुपात PB। ये AP और PB का क्लियर नहीं किया हुआ है, प्रश्न में दिया है चूँकि AP बराबर 3/7 AB, ये ऐसा दिया हुआ है। तो केवल AP का ही वैल्यू दिया हुआ है, किसका नहीं दिया हुआ है? PB का नहीं दिया हुआ है। हम इसलिए PB बराबर क्या लिखेंगे? PB का वैल्यू अगर निकालना हो तो संपूर्ण AB में घटा लेंगे AP ना, संपूर्ण AB में, यानी हमें भी अगर PB का वैल्यू यहाँ तक का निकालना है तो हम क्या करेंगे? AB में AP को घटा लेंगे तो हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा? PB का। तो वही करना है, PB का मान निकालने के लिए संपूर्ण वैल्यू AB में AP घटा लिए। अब घटाने के लिए AB का वैल्यू नहीं है जानकारी, संपूर्ण AB तो जानकारी नहीं है, तो रहने दिए, लेकिन AP की तो जानकारी है। AP किसके बराबर है? 3/7 AB के बराबर, 3/7 AB के बराबर। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एक साथ कैल्शियम, तो एक को कितना बार में 7 मिला? 7 बार में, तो 7 AB हो जाएगा। इसको तो एक बार मिला, तो 1 AB 3 का 3 AB, इसके साथ AB है, तो 7 AB में 3 AB घट गया, 4 AB बटे 7। PB का भी मान निकल गया, अर्थात कह सकते हैं 4/7 AB। अब हमको निकालना है AP बटे PB का मान, AP बटे PB, तब ना अनुपात निकलेगा। AP अनुपात PB मतलब AP बटे PB। तो AP का वैल्यू क्या है हमारे पास? 3/7 AB। फिर PB का वैल्यू क्या है? 4/7 यानी 4/7 AB। वही बात है, AB उसके साथ ऊपर में, AB से AB कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या अनुपात है? 3/4 है ना। अर्थात अगर हम इसको लिखेंगे, अतः AP अनुपात PB बराबर 3/4, 3/4 मतलब 3/4। तो अब क्लियर हो चुका है, AP और PB का वैल्यू क्लियर हो चुका है, इसीलिए m बराबर 3 n बराबर 4 ना, क्योंकि यही क्लियर नहीं था जिसके कारण हम विभाजन सूत्र पे नहीं रख सकते थे। और यहाँ 3 और 7 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये AP का ओनली वैल्यू है। अब m और n का वैल्यू हो गया तो विभाजन सूत्र से, अब किस सूत्र से? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र में हम लोग क्या पढ़े हैं? विभाजन सूत्र से हम लोग जानते हैं mx2 + nx1 बटे m प्लस my2 + ny1 बटे m + n। मान रख लेते हैं mx2, m का वैल्यू क्या है? 3 है, और x2 कितना है? 2, तो 3 × 2 ना, फिर प्लस nx1, n का वैल्यू 4 है,
और x1 का वैल्यू -2 है, बटे m प्लस n यानी 3 + 4, फिर कोमा my2, m का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू -4, फिर प्लस ny1, n का वैल्यू है 4 इंटू y1 का वैल्यू -2 बटे m प्लस n 3 + 4। इन करना था, ब्रैकेट में हमेशा छोटी कोष्ठ में बंद रखते हैं निर्देशांक को। अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखेगा, 3 × 2 6, फिर प्लस 4 × 2 -8 बटा 7, फिर कोमा आगे क्या करेंगे, 3 × -4 -12, फिर 4 × -2 -8 बटा 7। ये हो गया निर्देशांक पी का निकल रहा है। पी लगा सकते हैं बगल में, पी का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। तो अब 6 में 8 घटेगा, -2 बटा 7, -12 -8 -20 बटा 7। यही पी का निर्देशांक होगा, या फिर दशमलव में होगा, दशमलव में निकालना है तो कहीं दिक्कत। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि बिंदु ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है। इसे जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए का निर्देशांक है -2 2, ए बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है -2 2। दूसरा बिंदु है बी, निर्देशांक है 2 8। कह रहा है इस बिंदु को 4 बराबर भागों में बांटने वाली जो बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पिछले प्रश्न में हम लोग 3 भाग में बांटने के लिए एक प्रश्न हल किए थे। जब 3 भाग में बराबर भाग में बांटना था तो 2 खंडित किए थे, 2 जगह से काटे थे। अभी 4 भाग में बांटना है, इसको 4 भाग काटेंगे, 4 बार काटेंगे तो 4 भाग होगा, वो तो 5 टुकड़ा हो जाएगा। 4 बार काटेंगे तो कितना खंड करना है इसको, 3 खंड ही करेंगे तो 4 टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। जैसे P Q R, कितना बार काटे इसको। अब अंश क्या भाग हो गया, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा। तो 3 बार ही काटना पड़ा। तो 3 बिंदु का ही निर्देशांक ज्ञात करना। और इसमें भी यह कंडीशन दिया हुआ है कि सभी भाग बराबर हो, 4 बराबर भाग में काटा जा रहा है, कोई भाग एक दूसरे से एक जरा भी ना छोटा है ना बड़ा। अब जब चारों बराबर है, इसका अर्थ यह हो गया कि ए बी का मध्य बिंदु क्यों है ना, क्योंकि 2 भाग इधर भी पड़ रहा है, 2 भाग उधर भी है, सब भाग बराबर है, तो स्पष्ट है मध्य बिंदु पर निकलेगा ना। तो ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, तो क्यू का निर्देशांक निकाल लेंगे पहले। फिर जब क्यू का निकल जाएगा तो ए और क्यू का मध्य बिंदु तो पी का निकल जाएगा। फिर क्यू और बी का मध्य बिंदु आर का निकल जाएगा। तो हम मध्य बिंदु पर ही निकाल लेते हैं, वैसे अनुपात पे निकालेंगे तो अनुपात के लिए हम कहेंगे ये 1:3 होगा क्योंकि 1 भाग इधर है, 3 भाग उधर है। ये 2:2 होगा क्योंकि 2 भाग इधर 2 भाग उधर। ये हो जाएगा 3:1, इधर 3 भाग उधर 1 भाग। लेकिन इस तरह से विभाजन सूत्र पे रखने में, मान रखने में बहुत लंबा समय लगेगा। हम कम समय में ही जब निकल रहा है जवाब तो क्यों नहीं निकालेंगे। हमारे पास दिया हुआ है ए का निर्देशांक -2 2, बी का निर्देशांक 2 8। तो हम जान रहे हैं कि x1 -2 और y1 2, x2 y2 8। mn की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लिखेंगे चूँकि ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, इसीलिए क्यू का निर्देशांक बराबर क्यू का निर्देशांक। हमें डायरेक्ट वहीं पर भी रख सकते हैं मान, इसकी भी लिखने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी पढ़े x1 जोड़ x2 बटे 2, फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्या करेंगे, भुज को भुज के साथ जोड़ेंगे, कोटि को कोटि के साथ जोड़ेंगे, आधा करेंगे, ये ना। तो क्यू का निर्देशांक हो जाएगा -2 जोड़ 2 बटे 2, भुज के साथ भुज जुड़ा, कोटि है 2 और 8, 2 + 8 बटे 2 जुड़ गया। तब इसका सॉल्यूशन 2 में 2 जुड़ेगा, इसका -2 में 2 जुड़ेगा, 0 बटे 2, 10 बटे 2 कट जाएगा ये। तो क्यू का निर्देशांक 0 और 5 ना। एक बिंदु का फिर निर्देशांक पता चल गया 0 और 5। अब एक का पता चला और आसान है फिर आगे पी के विषय में भी हम कहेंगे कि ये क्यू का मध्य बिंदु पी है। पुनः लिखेंगे चूँकि ए पी का मध्य बिंदु ए क्यू का मध्य बिंदु पी है, मध्य बिंदु पी है, इसीलिए पी का निर्देशांक जब पी का निर्देशांक निकालेंगे तो हम ए और पी बिंदु के भुज के साथ क्रिया करेंगे, ए और क्यू के साथ ना। तो ए और क्यू यहाँ रख दिए, हमारे पास ए है, क्यू रखा हुआ है।
तो क्या करोगे, -2 को किसके साथ ऐड करेंगे, 0 के साथ। लिख लेते हैं -2 और +0 बटा 2, फिर कोमा, भुज है -2, कोटि हो गया 2 + 5 बटा 2। फिर इसको हल करेंगे तो -2 बटा 2, -2 बटा और फिर 7 बटा 2, कटा देंगे तो ये एक बार में कट गया, तो पी का हो गया -1 और कोमा 7 बटा 2, दशमलव में होगा तो 3.5 हो जाएगा। पुनः एक जवाब यह भी निकल गया। फिर पुनः अब इस बिंदु का भी निर्देशांक हम रख देते हैं इस चित्र पे। इस बिंदु का निर्देशांक -1 7 बटा 2, -1 7 बटा 2। अब हम आर के विषय में क्या कहेंगे, आर किसका मध्य बिंदु है, क्यू बी कहेंगे या बी के क्यू, एक ही बात है। तो लिखेंगे चूँकि बी क्यू का मध्य बिंदु आर है, मध्य बिंदु आर है, इसीलिए आर का निर्देशांक निकालने के लिए बी और क्यू को जोड़ेंगे भुज के साथ, कोटि के साथ, आधा करेंगे तो कर लो। बी और क्यू का निर्देशांक रखा हुआ है अपने जगह पर, तो 0 + 2 हो जाएगा, तो 0 + 2 बटा 2, फिर 5 + 8 बटा 2 ना, और हल कर लेंगे तो हो गया 2 बटा 2 और 13 बटा 2, कटा दिए 1 कोमा 13 बटा 2। अब बटे में है तो यही रहने देंगे, दशमलव में होगा तो 6.5 हो जाएगा। अतः हमारा जो तीनों बिंदु का निर्देशांक निकला, पी का निर्देशांक ये क्यू का पी ने पहले निकाले हैं, तो पी का पहले क्यू निकाले हैं, पी का भी जानकारी सीरियली लिख लेते हैं, -1 7 बटा 2, क्यू का निर्देशांक निकाले 0 5, आर का निर्देशांक निकाले 1 13 बटा 2, यही होगा जवाब। अगर ये नहीं आया तो बटे में नहीं होगा तो दशमलव में होगा, -1 7 बटा 2 का दशमलव वैल्यू होता है 3.5, क्यू का हो जाता है ये तो 0 5 है ये, एवं आर के लिए हो जाएगा 1 13 बटा 2 का दशमलव वैल्यू होता है 6.5, दशमलव में भी हो सकता है या भिन्न में भी, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न संख्या 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में दिया हुआ है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल है। तो समचतुर्भुज के विषय में हम लोग जानते भी हैं कि ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और आमने सामने भुजाएं समांतर हो, यही होता है। तो विकर्ण सभी बिंदु क्रम में है, तो क्रम में पहला बिंदु हो जाएगा, दिया हुआ है 3 0, दूसरा 4 5, तीसरा बिंदु है -1 4, और अंतिम चौथा -2 -1, चारों शीर्ष दिया हुआ है। और जबकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/2 गुना विकर्णों का योगफल, तो विकर्ण की ही जानकारी हमें चाहिए था, ये है विकर्ण, इसमें विकर्ण की ही जानकारी चाहिए, बाकी चारों भुजा से कोई इसका मतलब नहीं है। तो प्रश्न संख्या 10 में दोनों विकर्ण की जानकारी AC निकालेंगे ना, जैसे A का निर्देशांक है 3 0 3 और C का निर्देशांक हो गया -1 4, इसीलिए विकर्ण AC की लंबाई जानते हैं हम, कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र पर। AC की लंबाई बराबर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे 3 -1 है तो ये +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, फिर +0 -4 का होल स्क्वायर पर होल रूट, तो क्या हो जाएगा ये 4 स्क्वायर और फिर ये -4 स्क्वायर पर होल रूट, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस ये 16 प्लस होगा यहाँ 32 का अगर रूट के अंदर करेंगे तो 4√2 इकाई होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अभी पहला विकर्ण निकाले, विकर्ण AC, 2 विकर्ण होता है, पुनः दूसरा विकर्ण B और D का निर्देशांक जानकारी है हमारा 4 5 और D का निर्देशांक है -2 -1, इसीलिए विकर्ण BD की लंबाई क्या हो जाएगा, विकर्ण BD की लंबाई बराबर हम लिखेंगे 4 घटा -2, तो यहाँ भी माइनस है तो दोनों माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, फिर 5 घटा -1, तो 5 घटा -1 है तो माइनस भी है और यहाँ भी घटा है तो प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर और होल रूट, तो 6 स्क्वायर और फिर प्लस 6 स्क्वायर इन हुआ, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 36 प्लस 36, फिर ऐड कर देंगे तो 72 और 72 का हो गया 6√2 इकाई, तो दोनों विकर्ण निकल गया। हिंट्स जो दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये फॉर्मूला भी होता है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो पहला विकर्ण 1/2, पहला विकर्ण है AC ये ना, और दूसरा विकर्ण है BD,
इसीलिए ACBD को निकाल के रखे थे। 1/2 गुना AC का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं 4√2 और BD का वैल्यू निकाल के रखे हैं 6√2। अब सॉल्यूशन कर सकते हैं। 2 दूना 4 कटा दिए तो क्या बचा 2√2 गुना 6√2 तो 6 दूना 12 √2 × 2 तो 12 दूना 24। तो यही 24 वर्ग इकाई हुआ। जब भी किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर फॉर्म में निकलता है, अर्थात उसका मात्रक में वर्ग अवश्य लगना चाहिए।